सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, आज हम बात करने वाले हैं क्रिटिकल वैल्यू, जिसको हिंदी में जो है क्रांतिक मान कहते हैं। क्रिटिकल वैल्यू क्या होती है और पी वैल्यू क्या होती है। देखिए, इसके ऊपर एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट आएगा ही आएगा, भले ही क्रिटिकल वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन या शॉर्ट नोट एग्ज़ाम में आए या ना आए, लेकिन पी वैल्यू के ऊपर शॉर्ट नोट आएगा ही आएगा। तीन मैं आपको इम्पॉर्टेंट वो बता रहा हूँ, एक तो टाइप 1 टाइप 2 एरर, वन टेल और टू टेल या पी वैल्यू। ये तीन एक ऐसे टॉपिक हैं जो कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर शॉर्ट नोट पे एग्जाम में इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा ही जाएगा। आप इसको जो है बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने हैं क्रिटिकल वैल्यू जो है वो क्या होती है। इससे प्रीवियस मैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ऑलरेडी 4 से 5 वीडियो बना चुका हूँ, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो बात करते हैं क्रिटिकल वैल्यू की। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे कि क्रिटिकल वैल्यू जो है वो क्या होती है। देखिए, यहाँ से ज़रा देखेंगे, कह रहा है एक क्रांतिक मान जो है ना, वो शून्य परिकल्पना के तहत परीक्षण आंकड़ों के वितरण पर एक बिंदु है जो शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने के लिए कॉल करने वाले मानों के एक सेट को परिभाषित करता है। ये क्या कह रहा है, बिल्कुल आपके अल्ले पल्ले नहीं पड़ रहा होगा। इस सेट को क्रिटिकल या रिजेक्शन रीजन कहा जाता है। आमतौर पर एक तरफा परीक्षणों का एक क्रिटिकल वैल्यू होती है, और मतलब वन टेल टेस्ट की वन क्रिटिकल वैल्यू होती है और टू टेल टेस्ट की टू क्रिटिकल वैल्यू होती है। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से एक एक चीज़ आपको ज़रा समझनी है। देखिए, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर इससे अब जब हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे कि भाई टेस्टिंग कैसे की जाती है, तो एक प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले जो है नल हाइपोथेसिस को जो है सेट किया जाता है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को सेट किया जाता है। तो नल हाइपोथेसिस क्या होती है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होती है, ये सारी की सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो एक प्रोसीजर होता है टेस्टिंग करने का। पहले हाइपोथेसिस को सेट किया जाता है जिसमें नल भी आती है, ऑल्टरनेटिव भी आती है, ठीक है। दूसरा जो है, हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा की वैल्यू को क्या लेना है, लाइक 1% लेना है या 5% लेना है, इसको सेट किया जाता है। थर्ड स्टेप जो आता है, ये हम अगली कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं। थर्ड स्टेप जो आता है वो आता है कि कई सारे टेस्ट होते हैं हाइपोथेसिस के अंदर, लाइक टी टेस्ट होता है, जेड टेस्ट होता है, एफ टेस्ट होता है। तो हमें किस टेस्ट का यूज़ करना चाहिए उसको हम जो है डिटरमाइन करते हैं कि ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है एंड सैंपल का साइज़ वगैरह जो है वो क्या है। इनके ऊपर मैटर करता है कि हमें किस टेस्ट का यूज़ करना चाहिए, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, किस टेस्ट का यूज़ करना चाहिए उसके ऊपर ये जो है मैटर करता है। जब आपने बोल लिया भाई मेरे को जेड टेस्ट का यूज़ करना है, तो थर्ड स्टेप में आपने टेस्ट को डिटरमाइन कर लिया। देन फोर्थ स्टेप में आप क्या करेंगे, अब इसका कोई फॉर्मूला होता होगा कि भाई जेड टेस्ट अगर आपको करना है तो ये फॉर्मूला है, टी टेस्ट का ये है, एफ टेस्ट का ये है। तो जेड टेस्ट का अपना फॉर्मूला है, ठीक है। आप जो है उस फॉर्मूले से क्या करेंगे, आप उस फॉर्मूले से जो है एक वैल्यू आ जाएगी आपके पास। जब आप जो भी इंफॉर्मेशन आपको जो है गिवन होगी, तो आप उस फॉर्मूले को लगा के आपकी जो है वैल्यू आ जाएगी। अब आप इस वैल्यू का करेंगे क्या, अब इस वैल्यू का क्या करोगे, आप खुद बताओ। अगला जो स्टेप है, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, इसको जो कहते हैं, जो हमने अपने फॉर्मूले से जो वैल्यू निकाली, इसको हम कहते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक। ये क्या है, ये टेस्ट स्टैटिस्टिक है। मतलब आपने जो कैलकुलेशन करी है, जो गणना करी है, तो आपके पास एक वैल्यू आई, उसको हम टेस्ट स्टैटिस्टिक बोलेंगे या कैलकुलेटेड वैल्यू भी आप इसको कह सकते हो। अब मुझे इस वैल्यू को, जो ये मेरी टेस्ट स्टैटिस्टिक की जो वैल्यू आई है फॉर्मूले से, मुझे इस वैल्यू का यूज़ करके मुझे ये देखना है कि मैं नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करूं या नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करूं। तो मुझे इस वैल्यू को कंपेयर करना पड़ता है एक वैल्यू से, ठीक है। और वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू होती है क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है। हमें दो वैल्यू होती है, एक हो गई क्रिटिकल वैल्यू और एक हो गए आपके टेस्ट स्टैटिस्टिक, ठीक है, या कैलकुलेटेड वैल्यू भी आप कह सकते हो, जो आपने फॉर्मूले से निकाली है। हमें इन दोनों वैल्यू को क्या करना पड़ता है, हमें इन दोनों वैल्यू को कंपेयर करना पड़ता है। तो दो तीन चीज़ें निकल के आएगी, या तो भाई क्रिटिकल वैल्यू ज़्यादा होगी टेस्ट वैल्यू से या कम होगी टेस्ट वैल्यू से, यही चीज़ हो सकती है।
तो कब रिजेक्ट करेंगे नल को, कब एक्सेप्ट करेंगे नल को, ये चीज़ आपको समझनी है। तो ये जो क्रिटिकल वैल्यू होती है, अल्फा 1% लिया आपने, 5% लिया, किस टेस्ट के ऊपर, कौन सा टेस्ट आपने यूज़ किया, इस बात के ऊपर जो है ये डिपेंड करती है। ठीक है जी, ये जो प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ, हाइपोथेसिस को पहले डिटरमाइन किया जाता है, अल्फा की वैल्यू को डिटरमाइन किया जाता है, कौन सा टेस्ट यूज़ करना है, देन टेस्ट से वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है, फिर जो है कंपेयर किया जाता है और डिसीजन लिया जाता है लास्ट में। डिसीजन लिया जाता है लास्ट में कि हमें नल को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। ये अगली क्लास में मुझे इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे जो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये आपको समझ में तब आएगा। देखिए, एक बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे, मान लीजिए एक यहाँ पे हमने मान लीजिए कोई भी टेस्ट लगा दिया, मान लीजिए हमने जेड टेस्ट लगा दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको हम ज़रा थोड़ा और ऊपर कर देते हैं, 1 मिनट रुकिए ज़रा। मान लीजिए मैंने जो है जेड टेस्ट लगा दिया। ठीक है, अब मैंने जेड टेस्ट लगा दिया, तो भाई जेड टेस्ट लगाने के बाद यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू देखिए क्या लिखी हुई है, 5% भी हो सकती है और अल्फ़ा की वैल्यू 1% भी हो सकती है। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू 5% भी हो सकती है और अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो 1% भी हो सकती है और 10 भी हो सकती है, मैंने बताया। अब फिर वही बात कि एक 1 टेल टेस्ट होता है, एक 2 टेल टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये जो है आपके, ये दोनों 1 टेल टेस्ट है, ये दोनों 1 टेल टेस्ट है और ये वाला आपका 2 टेल टेस्ट है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। अगर आपके अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो 5% है, 5%, तो देखिए ये लेफ्ट वाले के लिए है, ये राइट टेल के लिए। क्या होता है राइट टेल, क्या होता है लेफ्ट टेल, ये प्रीवियस कक्षा के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ। तो जो 1 टेल टेस्ट होते हैं उनकी एक ही वैल्यू होती है। देखो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा की वैल्यू 5% है, तो क्रिटिकल वैल्यू क्या है उस पॉइंट पर, उस पॉइंट पे क्रिटिकल वैल्यू है ये। और वहीं अगर 1% पे देखें तो उसकी क्रिटिकल वैल्यू क्या है, ये। वहीं अगर हम राइट टेल पे देखें तो उसकी क्रिटिकल वैल्यू क्या है, ये। और यहाँ पे क्या है, ये नेगेटिव पे है और ये पॉजिटिव पे है। जबकि 2 टेल टेस्ट में आप देखेंगे यहाँ प्लस माइनस लिखा हुआ है, क्योंकि 1 टेल टेस्ट में 1 क्रिटिकल वैल्यू होती है, 2 टेल टेस्ट में 2 क्रिटिकल वैल्यू होती है। ये बात आपको जो है ध्यान समझनी है। अब बहुत ये सारी क्या है, ये सब क्रिटिकल वैल्यू है। ये टेबल होती है हर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे जो भी आपने टेस्ट वगैरह लगाया है उस टेबल पे सबकी क्रिटिकल वैल्यू जो है आपको गिवन होती है। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। मान लीजिए मैंने फॉर्मूला लगाया, मान लो मैंने जेड टेस्ट लगाया। ठीक है, मैंने जेड टेस्ट लगाया और भाई मान लीजिए ये लेफ्ट टेल वाला टेस्ट था और मेरे अल्फ़ा की जो वैल्यू है, वो मैंने 5% ले रखी थी। ठीक है, तो अब जो है बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। मैंने अल्फ़ा की वैल्यू 5% ले रखी थी, मैंने जेड टेस्ट लगा दिया और मान लीजिए मेरा जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है, जो फॉर्मूला लगा के जो मेरा आंसर आया, वो मान लीजिए आया माइनस का 1.3। ये आ गया। दो सिचुएशन ले लेते हैं। मान लीजिए एक आ गया माइनस का 1.3 और मान लीजिए एक आ गया मेरा लगाने के बाद एक आ गया मान लीजिए 1.9, ये आ गया मान लीजिए। तो अब इस वैल्यू पे आप क्रिटिकल वैल्यू देखिए, ये वाला लगा, मैंने ये वाला लिया था, इस पे क्रिटिकल वैल्यू क्या है, माइनस का 1.6। ठीक है, माइनस का 1.6 और यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू क्या है, माइनस का 1.6। ठीक है, 5% पे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपकी क्रिटिकल वैल्यू जो है वो ज़्यादा है टेस्ट स्टैटिस्टिक से और यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी क्रिटिकल वैल्यू जो है वो आपकी कम है टेस्ट स्टैटिस्टिक से। यही तो दो सिचुएशन बनेगी। तो कब किस सिचुएशन में नल को एक्सेप्ट किया जाता है, किस सिचुएशन में नल को रिजेक्ट किया जाता है, क्या होता है, ये यहाँ पे आपको जो है डिसीजन लेना पड़ता है। तो ये एक टेबल होती है क्रिटिकल वैल्यू के लिए, जिसमें हर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे आपने कौन सा टेस्ट यूज़ किया है उसके अकॉर्डिंग टेबल पे आपको क्रिटिकल वैल्यू गिवन होती है। आपको अपने टेस्ट स्टैटिस्टिक को कंपेयर करना पड़ता है कि क्रिटिकल वैल्यू जो है वो ज़्यादा है या क्रिटिकल वैल्यू जो है वो कम है, मुझे नल को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। अब कैसे ये पता चलेगा कि नल को एक्सेप्ट करना है या नल को रिजेक्ट करना है, देखिए बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक वो बना हुआ है, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे जो है एक डायग्राम बना हुआ है, तो इस डायग्राम के अंदर आप देखेंगे ये लेफ्ट टेल टेस्ट है। मैं आपको प्रीवियस कक्षा के अंदर बता चुका हूँ, प्लीज़ आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लीजिएगा। लेफ्ट टेल साइड में ये क्या होता है मेरे भाई, ये होता है आपका रिजेक्शन एरिया। ठीक है, और ये वाला जो पूरा का पूरा पोर्शन होता है, ये वाला कौन सा एरिया होता है,
ये होता है एक्सेप्टेंस रीजन, ठीक है, ये स्वीकार वाला है और ये निरस्त वाला है, ठीक है जी। ये रिजेक्शन एरिया है और ये एक्सेप्टेंस एरिया है। तो लेफ्ट टेल टेस्ट के अंदर ये यहाँ पे आप ये जो देख रहे हैं, ये लाइन देख रहे हैं, ये वाली आप ये वाली लाइन, ये जो यहाँ लाइन लिखी हुई है, ये लाइन ही क्या कहलाती है, ये लाइन ही क्रिटिकल वैल्यू है। यही लाइन क्या है, ये लाइन ही क्रिटिकल वैल्यू है। तो जैसे कि अभी मैंने लेफ्ट टेल टेस्ट पे जैसे कि माइनस का 1.6 समथिंग कुछ था, तो ये हो जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। लेफ्ट टेल टेस्ट पे अगर मेरा अल्फ़ा 5% है, अगर मेरा अल्फ़ा 1% होगा तो जो भी वहाँ वैल्यू लिखी हुई थी तो वो हो जाएगी। ये जो लाइन लिखी हुई है, अब अगर वैल्यू इसके इधर आती है तो एक्सेप्ट हो जाएगा, वैल्यू इसके इधर आती है तो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जैसे लेफ्ट टेल होता है, इसी तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे जैसे लेफ्ट टेल है, इसी तरीके से राइट टेल, पहले राइट देख लेते हैं, टू टेल बाद में देखेंगे। ये देखिए, ये राइट टेल देखिए, राइट टेल के अंदर क्या है, राइट टेल में मैंने आपको बताया था ये रिजेक्शन एरिया यहाँ होगा भाई, रिजेक्शन एरिया राइट टेल में इधर होता है, और ये सब क्या है, ये सब एक्सेप्टेंस एरिया है, ये एक्सेप्टेड एरिया है ये, ठीक है। ये एक्सेप्टेड रीजन है और ये रिजेक्टेड रीजन है, ठीक है। और ये जो लाइन है ये वाली, ये इसको हम ज़रा ऊपर कर लेते हैं, ये वाली जो लाइन है ये वाली, ये देखिए, ये जो आपकी लाइन है यहाँ पे ये वाली, ये क्या है, ये इसकी क्रिटिकल वैल्यू है, ये इसकी क्रिटिकल वैल्यू है, ठीक है। तो कि जैसे वहाँ पे माइनस का 1.6 था तो यहाँ पे 1.6 आ जाएगा पॉजिटिव का। तो अगर वैल्यू इससे यहाँ पे लाई करेगी इससे कम पे तो एक्सेप्ट हो जाएगा, ज़्यादा होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से जो टू टेल टेस्ट है, टू टेल टेस्ट में मैंने आपको क्या बताया था प्रीवियस कक्षा के अंदर, रिजेक्टेड एरिया भाई दोनों तरफ होता है टू टेल टेस्ट के अंदर, रिजेक्टेड एरिया दोनों तरफ होता है टू टेल टेस्ट के अंदर। यहाँ पे भी अल्फा की वैल्यू अगर 5% है तो 2.5 इधर हो गया, 2.5 इधर हो गया, और ये सब एक्सेप्टेड एरिया हो गया इसका, ठीक है। तो अगर इधर लाई करेगी वैल्यू तो एक्सेप्टेड है, इधर लाई करेगी तो रिजेक्टेड है। कैसे पता चलेगा कि कैसे एक्सेप्ट करना है, कैसे रिजेक्ट करना है, वो जरा आप यहाँ पे देखेंगे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। देखिए जी, यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है नोट। देखिए, जब परीक्षण आंकड़ों का वास्तविक मान, परीक्षण आंकड़ों का वास्तविक मान मतलब कि टेस्ट स्टैटिस्टिक की बात कर रही है, क्रांतिक मान से ज़्यादा होता है, ज़्यादा है क्रिटिकल वैल्यू से। क्रांतिक मान किसको कहते हैं, क्रिटिकल वैल्यू को, मतलब टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू अगर ज़्यादा होती है क्रिटिकल वैल्यू से तो शून्य परिकल्पना को निरस्त कर दिया जाता है। तो ऐसी उसमें जो हमारी नल होती है वो रिजेक्ट हो जाएगी। अगर मेरे टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू ज़्यादा आ रही है क्रिटिकल वैल्यू से तो भाई नल जो है वो रिजेक्ट हो जाती है। और जब परीक्षण आंकड़ों का वास्तविक मान मतलब टेस्ट स्टैटिस्टिक की जो वैल्यू है वो कम होती है शून्य परिकल्पना से, और जब कम होती है क्रिटिकल वैल्यू से तो शून्य परिकल्पना को क्या कर लिया जाता है, तो शून्य को जो है भाई स्वीकार कर लिया जाता है। ऐसी उसमें हम अपनी नल को क्या कर लेते हैं, ऐसे उसमें हम अपनी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। तो कैसे डिसीजन लेना है कि नल को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, टेस्ट स्टैटिस्टिक को कैलकुलेट करेंगे, उसको क्रिटिकल वैल्यू से कंपेयर करेंगे। अगर आपकी टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू ज़्यादा है क्रिटिकल वैल्यू से तो नल रिजेक्ट है, अदरवाइज एक्सेप्ट है। इस तरीके से आप डिसीजन लेते हैं कि नल को एक्सेप्ट करना है या नल को रिजेक्ट करना है, ठीक है जी। ये देखिए, ये प्रोसीजर यहाँ पे आप जो मैं आपको बताया कि क्या कैसे ये जो हम जो है अगली कक्षा में पढ़ने वाले हैं, अगली में, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम ये सब अगली में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल हम एक छोटी सी चीज़ है जो आपको समझनी है। ये तो हो गया आपका क्रिटिकल वैल्यू। अब हम बात करते हैं पी वैल्यू की। भाई इस पे शॉर्ट नोट जो है वो एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। प्लीज़ आप इसको जो है बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। इसके ऊपर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। पी वैल्यू क्या होती है, देखिए पी वैल्यू का मतलब क्या कह रहा है, कह रहा है भाई इसका जो पूरा नाम है ना वो क्या है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू। प्रोबेबिलिटी को हिंदी में प्रायिकता कहते हैं, तो इसका पूरा नाम सबसे पहली बात तो प्रायिकता मान है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू। अच्छा जी, इसी तरीके से आप पॉइंट वाइज लिख कर आएंगे। अब ये क्या कह रहा है, देखिए पी वैल्यू क्या है, एक अपने अभी क्रिटिकल वैल्यू पढ़ी कि भाई क्रिटिकल वैल्यू को टेस्ट स्टैटिस्टिक से कंपेयर करूंगा और ये देखूंगा कि नल को एक्सेप्ट करूं या रिजेक्ट करूं। आप
एक तो क्रिटिकल वैल्यू टेस्ट स्टैटिस्टिक को कंपेयर करके नल को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का डिसीजन ले सकते हैं, और पी वैल्यू का यूज़ करके भी आप नल को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का डिसीजन ले सकते हैं। तो पहले पी वैल्यू होती क्या है पहले आप ये समझो, और फिर कैसे हम डिसीजन लेंगे इससे भी। आप किसी से भी डिसीजन ले सकते हैं कि नल को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो पहली बात तो इसका नाम प्रायिकता मान है। अब कह रहा है यदि शून्य परिकल्पना सत्य है, नल आपकी ट्रू है, तो हमारे जो टेस्ट स्टैटिस्टिक का मान प्राप्त करने ये क्या है, इसका मतलब ये पी वैल्यू होती क्या है। कह रहा है अगर आपकी नल हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू है, तो कह रहा है जो हमारे टेस्ट स्टैटिस्टिक का मान प्राप्त होने की संभावना है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे प्लीज़, समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि जो आपने फॉर्मूला लगा के टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू को कैलकुलेट करा, भाई मान लीजिए कुछ भी मेरा आंसर आया, जैसे मान लीजिए मैंने बोला 1.3 आया या 1.9 आया, कुछ भी आ गया, तो ये जो मेरे टेस्ट स्टैटिस्टिक की ये जो वैल्यू आई है ना, इस वैल्यू के आने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको पी वैल्यू कहते हैं। मैंने जो टेस्ट लगाया, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, कुछ भी मैंने टेस्ट लगाया, तो ये जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू बाय चांस आई है। कैसे आई है, इस वैल्यू के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू जो है उसके आने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको पी वैल्यू कहते हैं। क्या ये वैल्यू बाय चांस आई है या बाय चांस नहीं आई है। क्या कह रहा है, इसका मान हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है, 0 से 1 के बीच में होता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है। अब मैं इसका कैसे यूज़ करूँगा, देखिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे कि ये क्या कह रहा है कि जो मेरे टेस्ट स्टैटिस्टिक है उसके आने की संभावना, कह रहा है एक कम पी वैल्यू का मतलब है, मतलब अगर 0 से 1 के बीच में होती है तो भाई 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 ऐसा कुछ भी हो सकती है। तो कह रहा है कम पी वैल्यू का मतलब है कि अगर आपकी पी वैल्यू जो है वो कम आ रही है, मतलब 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ऐसी आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो वैकल्पिक परिकल्पना के पक्ष में मजबूत, आपके पास मजबूत सबूत हैं। आपकी जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है ना, वो आपकी क्या है, उसके आपके पास उसके अगेंस्ट में सबूत हैं कि वो सही है। ऐसी स्थिति में हम शून्य परिकल्पना को निरस्त कर देते हैं। तो आप अगर आपकी पी वैल्यू कम है तो इसका मतलब आपकी नल जो है गलत है, आप उसको रिजेक्ट करोगे। और एक ज़्यादा पी वैल्यू का मतलब है कि आपकी जो अल्टरनेटिव है उसके अगेंस्ट में आपके पास मजबूत सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है आपके पास। तो ऐसी स्थिति में हम शून्य परिकल्पना को निरस्त नहीं करते, उसमें हम नल को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हाइयर द वैल्यू, अगर आपकी हाइयर द वैल्यू ऑफ पी, अगर आपकी पी वैल्यू की वैल्यू ज़्यादा है तो आप नल को एक्सेप्ट करेंगे और ऑल्टरनेटिव को रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि आपके पास उसके अगेंस्ट में एविडेंस नहीं है इतने मजबूत। और अगर आपकी पी वैल्यू कम है तो आप नल को रिजेक्ट कर देंगे और ऑल्टरनेटिव को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि आपके पास ऑल्टरनेटिव के अगेंस्ट में एविडेंस होते हैं अच्छे। अगर अब मेरे को इसका, चलो ये तो देख लिया हमने, ठीक है कि नल को मुझे एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, और कैसे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए अगर पी वैल्यू का जो मान है वो 0.5 से ज़्यादा है तो हम शून्य परिकल्पना को निरस्त कर देते हैं, और अगर पी वैल्यू का मान 0.5 से कम है तो हम शून्य परिकल्पना को निरस्त नहीं करते। इस तरीके से भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि हम पी वैल्यू को लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो होता है अल्फ़ा 5%, उससे भी कंपेयर करके यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं कि अगर पी वैल्यू का मान 0.5 से ज़्यादा है, मतलब आपकी जो पी वैल्यू है वो ग्रेटर देन है अल्फ़ा से, 5% अल्फ़ा से, तो कह रहा है शून्य परिकल्पना को आप क्या कर दोगे, निरस्त कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे। तो यहाँ पे आप नल को रिजेक्ट कर दोगे जी, और अदरवाइज आप एक्सेप्ट कर लोगे। तो ये जो 6 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसको आप बहुत ही अच्छे से, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, बिना इसके जो है आपका गुजारा नहीं है। एग्ज़ाम में ये जो है आएगा ही आएगा, इसको अच्छे से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जैसे कि देखिए अब ये पी वैल्यू कहाँ से निकलती है, यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने जो है एक टेबल बना रखी है, ठीक है, यहाँ मैंने जो है एक टेबल बना रखी है। देखिए ये क्या है, अब मान लीजिए आपने जो है टेस्ट लगाया जेड टेस्ट, आपके मान लीजिए उसका आया मान लीजिए
मान लीजिए आपका आ गया 3.203 समथिंग ऐसा कुछ आ गया, तो कहाँ पे आएगा देखिए, माइनस का 3.2 माइनस का 3.203, तो ये आ जाएगा आपका ये। तो आपकी पी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी जो पी वैल्यू है वो हो जाएगी 0.0006। इसी तरीके से यहाँ पे आपको वैल्यू दे रखी है जेड टेस्ट की, हर वैल्यू आपको वैल्यू दे रखी है जेड टेस्ट की, और ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी जो है पी वैल्यू है। ठीक है, जो भी आपकी वैल्यू आई है फॉर्मूले से, जो भी आपकी टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू आई है, उसके अगेंस्ट में आपको पी वैल्यू देखनी है कि उसके अगेंस्ट में पी वैल्यू क्या है, और उसके बेस पे आपको नल को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। ये आप जो है डिसीजन यहाँ से ले सकते हैं, जहाँ आप अल्फ़ा से भी ले सकते हैं, 5% से आप उसको कंपेयर करके। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाला है। शॉर्ट नोट आता है, ये 6 पॉइंट लिख देंगे, आपका काम बन जाएगा। और 7वां पॉइंट अगर ये जोड़ना चाहते हो, तो बना के अगर जुगाड़बाजी करना चाहते हो कि इसका यूज़ भी हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए लेते हैं, ये भी आप 7वां पॉइंट इसके अंदर बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पी वैल्यू। 3 टॉपिक मैंने आपको बताए, टाइप 1 टाइप 2 एरर एंड 1 टेल 2 टेल पी वैल्यू। ये तो आप अच्छे से ही करके जाइएगा। बाकी कल हम जो अगली कक्षा में पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ते हैं कि प्रोसीजर क्या होगा। ये आएगा पूरा 6 नंबर का, कि कैसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग की जाती है। तो आपको गोल कर पी जाना है, फाड़ के ले जाना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम के अंदर आना ही आना है। ठीक है जी, ये 6 नंबर का पूरा क्वेश्चन आएगा। तो इसमें क्या आपको लिखना है, कैसे टेस्टिंग वगैरह की जाती है, ये हम जो है पढ़ने वाले हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।